तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्रीकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी की इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। पिछले 2-3 दिनों से जब से सैफ अली खान के घर में चोरी की नीयत से गए चोर को मुंबई पुलिस ने पकड़ा है, सोशल मीडिया पर अलग अलग तरह की खबरें चल रही हैं। कई एक्सपर्ट्स भी आ गए हैं, फेस रिकग्निशन के जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी आ गए हैं। 2 तस्वीरें हैं सभी के पास। एक है सीसीटीवी कैमरे की वो तस्वीर जो आप देखें, और दूसरी तस्वीर है मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच यूनिट 9 ने जब पकड़ा शरीफुल इस्लाम को, बांग्लादेशी सिटीजन जिसके बारे में कहा जा रहा है। तो ये वो तस्वीर है। अब इन्हीं 2 तस्वीरों के सामने आने के बाद ये चर्चा शुरू हो गई कि दोनों चेहरे नहीं मिल रहे, हुलिया नहीं मिल रहा, कदकाठी नहीं मिल रहा है, इवन रंग नहीं मिल रहा चेहरे का। और उसके बाद अब तमाम तरह की दलीलें आनी शुरू हो गई। इस दौरान में कुछ मीडिया बांग्लादेश के उस गांव तक पहुंची जहां शरीफुल इस्लाम का घर है। उसके फादर से बातचीत की, भाई से बातचीत की। फादर भी हैरान कि उनका बेटा तो मतलब पॉलिटिकल वजह से गया था शेख हसीना के चक्कर में, लेकिन वो चोरी करेगा ऐसा उन्हें लगता नहीं है। अब सोशल मीडिया की खबर जब उन तक भी पहुंची तो फादर का भी स्टेटमेंट आया कि जो सीसीटीवी कैमरे में लड़का दिख रहा है वो मेरा बेटा नहीं है। अब यहाँ से और हवा मिली। अब सवाल ये है कि क्यों ये सवाल उठ रहा है कि जो सैफ अली खान के घर में चोरी करने के लिए गया था और जिसे मुंबई पुलिस ने पकड़ा है, ये दोनों अलग अलग लोग हैं। क्या मुंबई पुलिस ने असली चोर की बजाय किसी और को पकड़कर इस हाई प्रोफाइल केस को सुलझाने का काम किया है, या सच में ये दोनों एक ही है? तो सैफ के घर में घुसे इस असली और नकली चोर को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, और ये सवाल जाहिर सी बात सीधे मुंबई पुलिस से पूछे जा रहे हैं, तो इसी पे याद आया कि 90s अंडरवर्ल्ड वर्सेस मुंबई पुलिस। 90 का वो दशक जब अंडरवर्ल्ड मुंबई में हावी था, और उस वक्त मुंबई पुलिस का क्या रोल था। तो 90s अंडरवर्ल्ड वर्सेस मुंबई पुलिस कुकू FM के ऑडियो लर्निंग प्लेटफॉर्म पर ये कहानी मौजूद है और आप वहाँ से सुन सकते हैं। लेकिन याद रहे, वक्त तेज़ी से निकल रहा है और एक बार जब फ्री ट्रायल स्लॉट्स ख़त्म हो जाएंगे तो फिर ये मौका हाथ से निकल जाएगा। तो इस औसम मौके को मिस मत करें। अभी अपने फ्री ट्रायल लें और क्राइम की बेस्ट स्टोरीज सुनना शुरू करें। आफ्टर 14 days द सब्सक्रिप्शन प्लान विल बी एक्टिवेटेड। तमाम लोगों से बात हुई। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच यूनिट 9 में जो लोग इस इन्वेस्टिगेशन से जुड़े हैं उनसे मैंने पर्सनली बात की। जाहिर सी बात, नाम नहीं ले सकता क्योंकि अभी केस अंडर इन्वेस्टिगेशन है। तो मेरे जितने सवाल थे मैंने उनसे पूछे कि जो सवाल उठ रहे हैं दोनों की असलियत पर, और जो मेरे मन में सवाल थे कि ये क्यों और ये क्यों, तो उन्होंने सारे जवाब दिए। तो पहले तो सवाल जो उठ रहे हैं उसको आपको बताता हूँ। ये जो 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक सीसीटीवी कैमरे की और दूसरी जो मुंबई पुलिस की गिरफ्त में है, जिसके बारे में शरीफुल इस्लाम उर्फ शहजाद उर्फ दास, सुजय दास या क्या वो नाम बताया जा रहा है। अब इन तस्वीरों में अगर गौर से देखेंगे तो आपको लगेगा वाकई दोनों तस्वीरें अलग अलग हैं। आप हेयर स्टाइल देखिए, आप चेहरे का कॉम्प्लेक्स देखिए, आप आँखों को देखिए, तो लगेगा अलग अलग है। अब इस तस्वीर को ही लेके सारे सवाल खड़े हुए। तो पहले सीसीटीवी वाली तस्वीर के बारे में आपको बताता हूँ जो मैंने मुंबई पुलिस से पूरी बातचीत की। ये सीसीटीवी कैमरे की जो तस्वीर है उस रात की, उस तस्वीर में ये शख्स जो दिखाई दे रहा है, इसको आप ध्यान से देखेंगे तो ये थोड़ा सा स्लिम लग रहा है, थोड़ा सा फेयर लग रहा है। बाल भी ठीक ठाक उसने करीने से सजाए हुए हैं। लेकिन अगर आप कैमरे का एंगल देखेंगे तो थोड़ा सा एंगल टॉप पे है। अब इस तस्वीर में ये दूसरी तस्वीर के मुकाबले बदला हुआ क्यों लग रहा है, ये सवाल था सीधा। तो मुंबई पुलिस ने जब तफ्तीश शुरू की सैफ अली खान के घर की चोरी की खबर सुनने के बाद और तमाम सीसीटीवी कैमरों को खंगाला, तो एक कैमरे में ये चोर नजर आया, चढ़ते हुए भी सीढ़ियाँ और उतरते हुए भी। लेकिन वो तस्वीर बहुत साफ नहीं थी। तो पुलिस ने पहला काम, और दूसरा चोर तब तक पकड़ा नहीं गया था, तो पुलिस ने उस चेहरे को थोड़ा इनलाज कराया, थोड़ा उस पर फिल्टर लगाया ताकि और चेहरा साफ हो सके, और फिर इसको प्रेस में दिया और जारी भी किया ताकि आसपास में कोई लोग अगर देखें, इसे पहचान सकें मुंबई में, तो पुलिस को इतला दें। तो पुलिस का काम था ये कि इस चेहरे को दिखाकर आइडेंटिफाई कराना
ताकि कोई भी देखे तो पुलिस को खबर करे। अब उस दिखाने के चक्कर में हुआ ये कि जो सीसीटीवी की असली तस्वीर थी उसको पुलिस ने फ़िल्टर लगाकर थोड़ा इनलार्ज करके थोड़ा बड़ा करके पेश कर दिया। अब इस फिल्टर और बाकी चीज़ों में, क्योंकि धुंधली तस्वीर थी सीसीटीवी कैमरे की और इस तस्वीर को दिखाना था साफ ताकि लोग पहचान सकें, तो इस पहचाने जाने को लेकर और मीडिया में ये तस्वीरें जारी करने को लेकर इस सीसीटीवी फुटेज की तस्वीर को थोड़ा सा बेहतर बनाया गया। अब उस बेहतर बनाने से ये हुआ कि थोड़ा सा जो रंग था वो भी निखर गया। तो ये पहली तस्वीर के बारे में सफाई ये थी कि इस तस्वीर में जो दिख रहा है वो इसलिए। और जहाँ तक हाइट की बात है कदकाठी की, तो ये टॉप एंगल तस्वीर है। टॉप एंगल तस्वीर में अगर आप कोई भी तस्वीर देखेंगे उठाकर तो वो थोड़ा सा आपकी हाइट और वो सारी चीज़ें डिफरेंट दिखाता है। जब कैमरा पैरेलल हो, आपका आई लुक और कैमरा सब कुछ, एक कैमरे का स्टैंड जो था ट्राइपॉड वो भी उसी तरह से खड़ा हो और आप भी खड़े हो, तो फिर आपकी हाइट का अंदाज़ा बेहतर लगाया जा सकता है। लेकिन अगर आप टॉप फ्लोर या किसी और उस एंगल से लेते हैं तो फिर हाइट आपको अचानक कम या ज़्यादा दिखाई देगा। तो मुंबई पुलिस का कहना था कि एक तो सीसीटीवी कैमरा ऊपर था और नीचे, तो इस वजह से ये दिखा। दूसरी तस्वीर में इसकी हाइट थोड़ी सी अलग लग रही थी क्योंकि फिर वो सामने सामने फ़ोटो खींचा गया। अब ये कि इसका हुलिया अचानक क्यों बदल गया, मतलब बहुत सारे लोगों के जो सोशल मीडिया पे पढ़ रहा था उसमें सवाल ये था कि ये जो सीसीटीवी कैमरे में इसमें बड़ा ठीक ठाक दिख रहा है, मतलब थोड़ा स्मार्ट सा चोर दिख रहा है, लेकिन जब पकड़ा गया तो उसके हवाइयाँ उड़ी हुई हैं, चेहरे का रंग अलग है, सब कुछ अलग है, तो ये फ़र्क क्यों? तो अब इसका भी जवाब मिला। जब ये चोर, मुंबई पुलिस की तरफ से ये बता रहा हूँ, जब वहाँ से चोरी करने के इरादे से गया था और फिर सैफ के साथ हाथापाई हुई, चाकू मारा, उसे अंदाज़ा था, फिर वो भागा। भागने के बाद अब उसे ये तो था कि कुछ गड़बड़ कर दिया है, लेकिन तब भी उसे पता नहीं था कि जिस पर उसने हमला किया वो सैफ अली खान है। सुबह से लेकर शाम तक ये कैसे भागता, कहाँ भागता, मैं आपको डिटेल में बता चुका हूँ। अब इसके मोबाइल में यूट्यूब भी था, तो ये जब वापस पहुँचता है वर्ली पहले, तो वर्ली में कुछ यूट्यूब पे अचानक इसको दिखाई देता है कि ये सैफ अली खान पे हमला हुआ घर पे और ये सारी चीज़ें, तो उसे लगता है कि अरे ये तो मैं ही था। अब वो घबराता है। ठाणे से पहले जब ये मुंबई पहुंचा था शरीफुल इस्लाम, तो ये वर्ली में एक सैलून वाले के यहाँ रुका करता था, छोटे मोटे काम कर देता था, उसकी साफ़ सफाई, और उसी बार्बर शॉप के यहाँ ये रहा करता था। तो उस दिन सीधे वर्ली पहुंचा, उस दिन रात हुई। अब इसे लगा कि इसकी तस्वीर भी आ गई है, लोग पहचानेंगे। तो चूंकि वो 1-1.5 महीना या 2 महीना उस सैलून में रह चुका था, तो उसे आइडिया था कि बाल कैसे काटते हैं। तो सबसे पहले तो उसने अपने हाथों से अपने बाल का डिज़ाइन चेंज किया, काटा। लेकिन जब उसने बाल काटा तो उसे लगा कि ये थोड़ा अजीब सा कट गया है, तो पता नहीं लोग इस अजीब से हेयर स्टाइल पे ही ना उसको पहचान लें। तब उसने तय किया कि नहीं, उसी सैलून के जो मालिक है उसी से बाल कटवाएगा। फिर उसने उसी दिन दोबारा अपना हेयर कट कराया और बाकायदा इसके लिए उसने शायद 40 रुपये दिए। अब हेयर कट कराने के बाद उसका लुक थोड़ा चेंज हुआ, तो दोनों तस्वीर में हेयर कट को लेकर और जिस सैलून में उसने हेयर कट लिया जहाँ वो रहता था, उसका जो ओनर है वहाँ तक पुलिस पहुँच गई। और अब वो इस केस का एक हिस्सा है क्योंकि उसका स्टेटमेंट दर्ज हो चुका है और अब एक विटनेस के तौर पर कोर्ट में उसे गवाही के तौर पर पेश भी किया जाएगा, गवाह के तौर पर। अब उस सैलून के मालिक तक मीडिया भी पहुंच जाएगी। कुछ देर के बाद आप देखिएगा कि उसके भी बाइट आ जाएंगे, इंटरव्यू आ जाएंगे। तो यहाँ तक तो हो गया, लेकिन अब उसे डर था कि ये वर्ली में रहा और ये तेज़ी से अब ये खबर हर चैनल पे चल रही है, सोशल मीडिया पर है, तो उसे लगा वर्ली में रहना ख़तरे से खाली है, नहीं है। तो उसने तय किया कि वो पहुँच जाता है अब ठाणे, क्योंकि वो ठाणे में रह चुका था और ठाणे में एक जगह जहाँ पे वो लेबर कैंप में रहता है, तो उसे मालूम था कि यहाँ तक तो कोई पहुँचेगा भी नहीं, पूछेगा भी नहीं। तो वो लेबर कैंप में गया, लेकिन अब उसके अंदर डर बैठ चुका था कि अनजाने में उसने एक बड़े स्टार के घर में एंट्री मारी। तो अब ये कि ये हुलिया क्यों बदला, जो सीसीटीवी में इतना ठीक ठाक दिख रहा है, अब ये एकदम उजड़ा चमन जैसा क्यों दिख रहा है।
तो इस पे मुंबई पुलिस की जो दलील थी वो ये है कि जब इसे एहसास हो गया कि इसने क्या किया है, अब ये लेबर कैंप में जाने के बाद वहाँ से निकलता ही नहीं है, क्योंकि उसे पता था बाहर जाऊँ और कोई पहचान न ले, और दिल में एक खौफ, एक दहशत कि पुलिस पकड़ लेगी। अब उस चक्कर में अगले 72 घंटे ये यूं ही रहा। तो पुलिस की थ्योरी के हिसाब से कोई शख्स जो दफ्तर आता है, बाहर जाता है, घर में रहता है, तो आदमी थोड़ा सा तैयार होता है, नहाता धोता है, शेप बनाता है, बट इसने अपने आप को उस दहशत की वजह से और बाहर न निकले, अपना रात को नींद भी नहीं आ रही है डर से कि कहीं पकड़ा ना जाए, तो इसकी आंखें और ये सारी चीज़ें सूज गई। और फिर थोड़ा हुलिया भी चेंज हो गया, क्योंकि 3 दिन तक ये परेशान, बदहाल, बदहवास उसी लेबर कैंप में रहा। तो उसकी वजह से इसके चेहरे का जो नक्शा है वो बदल गया, उस घबराहट में, नींद पूरी ना होने की वजह से, दहशत की वजह से, और शायद नहाने धोने की वजह से भी, क्योंकि नहाया धोया तो है नहीं। तो ये 2 थ्योरी, इन 2 तस्वीरों में जो फ़र्क है हुलियो को लेकर, मुंबई पुलिस की तरफ से ये सफाई दी गई। अब चलिए, शक्ल सूरत कद काठी को लेकर सवाल उठाने वाले भी उठाएंगे, मुंबई पुलिस भी जवाब देगी, आखिर में तो कोर्ट को फैसला करना है। लेकिन इन सारी चीज़ों से ज़्यादा ज़रूरी होता है कोर्ट में वो ये कि आप सबूत कि यही वो चोर था जो उस रात सैफ अली खान के घर में पहुंचा, उसके सबूत क्या है, क्योंकि वहाँ आप सिर्फ तस्वीरें दिखाकर तो कुछ नहीं कर सकते। तो सबूत क्या है। दूसरा इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम सारी बातें, सारे सवाल तो कर रहे हैं, लेकिन जिसके वो घर में घुसा, जिसको उसने ज़ख्मी किया, जिस पर हमला किया, यानी सैफ अली खान, उसकी सैफ अली खान के घर के स्टाफ और इंक्लूडिंग करीना कपूर। तो जब इन लोगों से आमना सामना हुआ, घर में रोशनी थी, लाइट जल रही थी, इन सभी ने करीब से उस चोर को देखा। तो इनमें से क्या कहना है इन लोगों का कि जो पुलिस ने पकड़ा है, मुंबई पुलिस ने, वह वाकई असली चोर है। तो इस पर मुंबई पुलिस का जवाब था, और जो मतलब कानूनन होना भी चाहिए, वो ये कि अभी तक सैफ अली खान के घर के किसी भी शख्स से इस चोर का आमना सामना नहीं कराया गया है। उस चोर को पुलिस कस्टडी में रखा गया था, आज फिर पेश किया गया, 29 जनवरी तक वो कस्टडी में रहेगा, उसके बाद वो शायद जुडिशल कस्टडी में जेल भेज दिया जाएगा। लेकिन अभी किसी का भी आमना सामना नहीं हुआ, ना सैफ का, ना करीना का, ना बाकी घर के स्टाफ का। तो फिर कैसे होगा, क्योंकि असली गवाह तो वो हैं जिन्होंने चोर के साथ हाथापाई की, और सबसे अहम गवाह एक इस्मा जो जहांगीर की देखभाल करती हैं, और दूसरे खुद सैफ अली खान जिन्होंने उसी चोर के हाथ से अपने जिस्म पर 6 जख्म खाए। तो मुंबई पुलिस का कहना था कि एक बार ये पुलिस कस्टडी से जब निकल जाएगा, पुलिस कस्टडी इसकी ख़त्म हो जाएगी, शायद 29 जून को ख़त्म भी हो जाए, और उसके बाद ये जाएगा जेसी यानी जुडिशल कस्टडी में, जेल। तो नियम ये है कि जैसे ये जेल जाएगा तब फिर इसकी आइडेंटिफिकेशन परेड होगी। आइडेंटिफिकेशन परेड का मतलब ये है कि वो लोग शिनाख्त करेंगे जिनका इससे आमना सामना हुआ उस वारदात के वक्त, यानी सैफ एंड सैफ की फैमिली और उनके स्टाफ। अब आइडेंटिफिकेशन परेड जो परेड है वो पुलिस नहीं कराती, वो जेल के अंदर होगा और ख़ुद जेलर साहब करेंगे। तो मुंबई पुलिस या क्राइम ब्रांच यूनिट 9 जिसके पास ये केस है, उसका इस आइडेंटिफिकेशन परेड से कोई लेना देना नहीं होगा। आइडेंटिफिकेशन परेड जो है जेल में इस तरह से होता है कि ऐसा नहीं उस चोर को सिर्फ लाकर खड़ा कर देंगे और बाकी से कहेंगे आप पहचानो, वो तो बड़ा आसान है कि उन्हें भी लगेगा एक ही है, पहचान जाएंगे सब। तो तरीका ये होता है कि उसी के जैसे कद काठी के कम से कम 5, 6, 7, 8 लोगों को एक लाइन से खड़ा कर देते हैं, और उन्हीं में एक बीच में उसको भी, जो असली वाला है उसको भी खड़ा कर देते हैं, बाकी 5, 6, 7 जिनका इस केस से लेना देने उनको भी खड़ा कर देंगे। अब वो एक ग्लास के पीछे होता है खड़ा, और जो विटनेस हैं जो पहचानेंगे वो ग्लास की दूसरी तरफ। जो विटनेस हैं वो तो उन सारे लोगों को देख सकते हैं शीशे से, लेकिन वो ग्लास ऐसा होता है कि जिस तरफ अक्यूज्ड है यानी ये सारे आरोपी या चोर होंगे, वो नहीं देख पाएंगे कि गिलास की दूसरी तरफ कौन कौन लोग खड़े हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जो विटनेस हैं उनको मतलब सुरक्षा बनी रहे, कल को कहीं वो उसको धमका ना दे, कोई शिनाख्त कर ले तो फिर उसकी जान पे ना बनाए। तो इसीलिए ऐसा होता है कि जिनकी शिनाख्त करानी है उसको शीशे की दूसरी तरफ रखते हैं, और जो शिनाख्त करने वाला वो दूसरी तरफ, पर देखता सिर्फ शिनाख्त करने वाला है, जिसको होना है उसे कुछ पता नहीं पीछे कौन है पर्दे के।
तो अब इस तरीके से जैसे ही वो जेल जाएगा, जेलर की मौजूदगी में सैफ एंड उनकी पूरी फैमिली को ले जाया जाएगा जेल, और वहाँ वो उस चोर की शिनाख्त करेंगे। अगर वो शिनाख्त कर लेंगे जो भी उन 4-5-6 लोगों के बीच में, तो फिर मुंबई पुलिस का केस बिल्कुल ठीक। और अगर मान लीजिए कि उस चोर को शिनाख्त ही नहीं कर पाते, तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो ये तो खैर 29 के बाद की बात है। अब मुंबई पुलिस के लिए ये भी है कि चलो जो सवाल उठ रहे हैं हुलिये पर, शक्ल पर, कदकाठी पर, इसके अलावा कोर्ट में क्या करेंगे। तो कोर्ट में जैसा मैंने शुरू में कहा कि वहाँ ये सब चीज़ें नहीं चलेंगी, वहाँ पुख्ता सबूत चाहिए। तो पुख्ता सबूत का इंतज़ाम मुंबई पुलिस ने किया है। जो शुरुआती सबूत के रिपोर्ट आए हैं वो मुंबई पुलिस की थ्योरी पर एक तरह से मुहर लगा रहे हैं, और वो ये है कि सैफ अली खान के घर से मुंबई पुलिस को बहुत सारे फिंगरप्रिंट्स मिले। जब फिंगरप्रिंट्स की जांच की गई तो उनमें से बहुत सारे फिंगरप्रिंट्स सैफ के घर के ही लोगों के थे। उसमें सैफ अली खान के भी थे, उनकी हाउस स्टाफ के भी थे, उनके बच्चे के भी थे, करीना कपूर के भी थे। लेकिन कुछ अननोन फिंगरप्रिंट्स मिले, पुलिस ने उसको संभाल कर रखा। इसके बाद जब ये चोर 72 घंटे बाद पकड़ा गया, शरीफुल इस्लाम, तो फिर उसके फिंगरप्रिंट से उन फिंगरप्रिंट्स को मैच कराए गए। अब इस चोर के कौन कौन सी जगह के फिंगरप्रिंट्स मैच किए हैं, इसकी पूरी एक लिस्ट है। जिस विंडो से ये सैफ अली खान के घर में दाखिल हुआ, उस विंडो के ऊपर इसकी उंगलियों के निशान मिले थे। वो निशान इस चोर से मैच कर गए। इसके अलावा जो बिल्डिंग की सीढ़ियों पर ये चढ़ा, तो कई जगह पर इसने सीढ़ियों पर हाथ लगाया, उन सीढ़ियों पर भी मिले अननोन फिंगरप्रिंट्स इस चोर से मैच कर गए। इसके अलावा जो टॉयलेट का डोर था, वॉशरूम का, जहाँ ये विंडो से अंदर आया, उस टॉयलेट के डोर पर भी इसके फिंगरप्रिंट्स मिले। जो डोर का हैंडल है उसके ऊपर भी फिंगरप्रिंट्स मिले, वो इस चोर से मैच कर गया। जो जहांगीर खान का रूम है, उस रूम के हैंडल पर भी इस चोर के फिंगरप्रिंट्स मिले जो मैच कर गए। तो जितने फिंगरप्रिंट्स जो अननोन थे, फैमिली के लोगों से किसी से मैच नहीं कर रहे थे, जब ये चोर पकड़ा गया तो उसके साथ जब मिलान कराया गया तो वो सारे मैच कर गए। अब ये फॉरेंसिक रिपोर्ट वो एविडेंस है जिसको दुनिया की कोई भी कोर्ट झुटला नहीं सकती। अब फिंगरप्रिंट्स रिपोर्ट या फॉरेंसिक रिपोर्ट का मतलब ये नहीं कि आप फेक लाकर कोर्ट में डाल देंगे और कोर्ट उस पर आँख बंद करके भरोसा कर लेगी। ये जो फिंगरप्रिंट्स आप कलेक्ट करते हैं और जो वहाँ पे मिले हैं, ये सारे नमूने प्रिजर्व करके रखे जाते हैं तब तक जब तक कि कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता। तो मुंबई पुलिस के हिसाब से जितने फॉरेंसिक रिपोर्ट्स हैं, वो सारे रिपोर्ट इस बात की गवाही दे रहे हैं कि शरीफुल इस्लाम ही वो चोर है जो उस रात सैफ अली खान के घर में दाखिल हुआ था। अब ये तीसरी चीज़ हो गई। अब आया बहुत सारे और सवाल इसमें उठाए जा रहे हैं। करीना कपूर उस रात क्यों नहीं हॉस्पिटल गई सैफ अली खान के साथ? और ये सवाल बड़ा जेन्युइन बनता है कि आपके पति को चोट लगी, घायल है, चाकू है, 6 जिस्म है, फिर जिस्म पर 6 जख्म है। तो मुंबई पुलिस से भी इससे बात की मैंने, तो उनका जवाब ये था कि उस रात सोनम कपूर के घर में पार्टी थी, पार्टी देर तक चली और करीना कपूर उस पार्टी में आखिर तक थी और उन्होंने काफ़ी ड्रिंक की थी। ड्रिंक के बाद जब वो घर पहुंची तो फिर वो एक तो एक्ट्रेस मतलब स्टार हैं, तो ऐसे लोग अपनी इमेज और बाकी चीज़ों का बड़ा ख्याल रखते हैं। तो अब उस वक्त करीना कपूर उस हाल में नहीं थी कि सैफ के साथ अस्पताल जाती, क्योंकि उन्हें मालूम था कि जैसे ही सैफ के घर में चोरी या सैफ की इंजरी की खबर मीडिया में आएगी, मीडिया के तमाम कैमरे पीछा कर रहे होंगे। तो जब कैमरे पीछा कर रहे होंगे तो उस हाल में करीना जिस हाल में पार्टी से लौटी थी, अगर वो तस्वीरें कैद हो जाती तो फिर उनकी इमेज पर डंट लगता। तो करीना कपूर इसलिए अस्पताल उस वक्त साथ नहीं गई थी। मुंबई पुलिस का ये वर्जन है। एक और सवाल उठा कि सैफ अली खान के पीठ पर स्पाइनल कॉर्ड के पास रीढ़ की हड्डी के करीब चाकू का एक टुकड़ा धंसा था और वो ज़रा सा बच गया, वरना पूरा स्पाइनल कॉर्ड पे अगर लग जाता तो शायद वो चल फिर भी नहीं पाते। डॉक्टरों को सर्जरी में काफ़ी टाइम लगा, लेकिन उसके 3-4 या 5 दिन के बाद जब सैफ अली खान को डिस्चार्ज कर दिया गया अस्पताल से, तो बिल्कुल नॉर्मल टहलते हुए, मीडिया के कैमरों को हाय वेव करते हुए और बड़े आराम से खुद पैदल अस्पताल के दरवाजे से बाहर आए
और उसके बाद अपनी गाड़ी में बैठे और चले गए। तो अब ये सवाल ये है कि अगर चोट और ज़ख्म इतना गहरा था, घाव इतना गहरा था, सर्जरी में इतने घंटे लगे, तो इतनी जल्दी सैफ अली खान अस्पताल के बेड से खड़े होकर अपने पाँव से चलते हुए कैसे गाड़ी तक पहुँचे और फिर घर गए? तो ये बात हज़म नहीं हो रही है। तो इसका जवाब डॉक्टरों ने दिया। डॉक्टरों का कहना था कि अगर स्पाइनल कॉर्ड की जो बात आई थी शो में, तो वहाँ पे चाकू लगा नहीं था, चाकू का एक टुकड़ा ज़रूर धंसा था। तो अगर मान लीजिए आपके जिस्म के किसी हिस्से में जो आपके इंटरनल ऑर्गन को डैमेज ना करे, अगर इंटरनल ऑर्गन को डैमेज हो जाए तो फिर इतनी जल्दी एक तो आप अस्पताल से डिस्चार्ज नहीं हो सकते। और वैसे अगर कहीं आपके जिस्म पर कोई चाकू या घाव कटने का किसी और चीज़ का होता है, जैसे पैर में हो जाए, पीठ पे हो जाए, लेकिन कोई ऑर्गन नहीं आया उसके बीच में, तो फिर उसमें चलने फिरने उठने बैठने में कोई तकलीफ़ नहीं होती। यहाँ तक कि जब आईसीयू में सर्जरी हुई उसके 48 घंटे बाद ही सैफ अपने वार्ड में उनको टहलाया गया था, वो एक पार्ट था उसका। तो इसीलिए इस बात पे हैरान होना कि वो खुद इतने बड़े ज़ख्म के बावजूद पैदल चलकर जा रहे हैं, तो ये बहुत मामूली चीज़ है, क्योंकि ज़ख्म ऐसी जगह नहीं था कि चलने फिरने में कोई मुश्किल होती। टाँके लगे हुए हैं, वो बाद में खुल जाएंगे। तो एक सवाल ये था जिसका जवाब डॉक्टरों ने दिया। तो कुल मिलाकर ऐसे ही सवाल सोशल मीडिया पर तैर रहे, और मेरा काम ये था कि मैं इन्हीं सवालों को उठाऊं और जो कंसर्न पुलिस वाले हैं जो इस केस को देख रहे हैं, मैं उनसे बात करूं और उनका वर्जन आप तक रखूं ताकि चीज़ें साफ़ हो सकें। तो और जहाँ तक बांग्लादेश में शरीफुल इस्लाम के अब उस फादर का भी सोशल मीडिया पर चल रहा है कि ये जो सीसीटीवी में दिख रहा मेरा बेटा नहीं है, तो इसके ऊपर भी मैंने सवाल पूछा। तो मुंबई पुलिस का जवाब था कि एक तो वो भारत इलीगल घुसा, बांग्लादेशी को मतलब इंडिया में इस तरह से आना, बहुत सारे लोग घुसे में। और दूसरा, कोई भी बाप ये नहीं कहेगा कि मेरा बेटा चोर और उसने जो किया वो सही में किया, तो वो अपने बेटे को बचाएगा। तो ये बाप का स्टेटमेंट इसी नज़रिए से देखा जा सकता है। तो ये थे वो सवाल। बहुत सारे आप लोगों ने मेल कर करके मुझे पूछा, मुझे मजबूर किया ये सारा बताने को कि हर जगह चल रहा, आप इस पर खामोश हैं, आपने कुछ बताया क्यों नहीं। तो मैं सिर्फ सवालों के जवाब उठा कर दे दूँ वो सही नहीं, इसीलिए मैंने हर सवाल को चुना, नोट किया, और फिर सिर्फ चूँकि उनसे वादा किया है, जिस मुंबई पुलिस के अफसर से मेरी बातचीत हुई कि मैं उनका नाम डिस्क्लोज़ करूँगा नहीं, क्योंकि अभी ये केस अंडर इन्वेस्टिगेशन है, तो इसलिए नाम नहीं ले रहा हूँ। लेकिन ये सारे सवाल जो मेरे एकदम सोशल मीडिया पर थे, मेरे दिमाग में भी आए थे, और वही सवाल मैंने दागे और उसके सारे जवाब मिले और वो मैंने आप तक रख दिया। उम्मीद है अब आप सबकी बहुत सारी जो क्यूरियोसिटी या क्वेरी थी, इन सवालों के जवाब के बाद शायद दूर हो जाए। फिर भी कुछ रह जाए तो ज़रूर पूछिएगा, आपका हक है, क्राइम तक फैमिली मेम्बर हैं आप। तो कहानी में आज इतना ही, लेकिन कहानी ख़त्म करूं उससे पहले वही अपना सिलसिला, आज बीच में कई दिनों से सिलसिला रुका हुआ था। आज रोशल्ले, इनका बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे रोशल्ले। और ये अपनी क्राइम तक फैमिली मेम्बर रीटा मेंडोजा जी की बिटिया हैं, और भेजा है शकाइना ने। शिल्पा, इनका भी आज बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे शिल्पा जी। ये इंडियन आर्मी में है, और ये भेजा है स्मृति जी ने, सोनल ने और देवाशीष, इसके अलावा शिव ने। अमित वर्मा का भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे अमित। और ये भेजा विकास वर्मा जी ने, उनके बेटे हैं अमित। दिव्यांशु बेहुरा, इनका भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे दिव्यांशु। और ये शिखा रानी एंड दीपक बेहुरा के बेटे हैं, और भेजा है दीपिका ने। अल अदीब आलम, इनका भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे अल अदीब आलम। और ये जावेद आलम के बेटे हैं। साथ ही प्रिया, इनका भी जन्मदिन, हैप्पी बर्थडे प्रिया। और ये महेंद्र सिंह जी की बहन है। इसके अलावा आज शर्बानी पाल एंड अनुपम पाल, इन दोनों की एनिवर्सरी है। तो शर्बानी जी और अनुपम जी, आप दोनों की आपकी एनिवर्सरी की बहुत बहुत बधाई, मुबारक। लेकिन याद रहे, वक्त तेज़ी से निकल रहा है, और एक बार जब फ्री ट्रायल स्लॉट्स ख़त्म हो जाएंगे तो फिर ये मौका हाथ से निकल जाएगा। तो इस औसम मौके को मिस मत करें। अभी अपने फ्री ट्रायल लें और क्राइम की बेस्ट स्टोरीज सुनना शुरू करें। आफ्टर 14 days द सब्सक्रिप्शन प्लान विल बी एक्टिवेटेड।
तो इसी के साथ कहानी में आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।